हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 8th क्लास एनसीईआरटी हिस्ट्री का 3rd चैप्टर का इम्पोर्टेंट पॉइंट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, इलाहाबाद की संधि कब और किसके बीच हुई थी। तो फ्रेंड्स 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के विजय के पश्चात मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद में 12 अगस्त 1765 ईस्वी में एक संधि की गई थी और इस संधि को इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार यानी कि भू राजस्व प्राप्त करने का अधिकार दे दिया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 1770 के अकाल में बंगाल में कितने लोगों की मौत हुई थी। तो फ्रेंड्स, इस अकाल में लगभग 1 करोड़ यानी कि 1/3 लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स, इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा लागू की गई थी। यह व्यवस्था बंगाल में मुख्य रूप से लागू की गई थी और इसे 19% भूभाग पर लागू किया गया था और इसमें भू राजस्व को अस्थायी कर दिया गया था तथा राजा और तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। फ्रेंड्स, इस व्यवस्था को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त के शर्तों के हिसाब से किसे जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी। तो फ्रेंड्स, राजा और तालुकदार जो थे उन्हें इस व्यवस्था के तहत जमींदार के रूप में मान्यता दी गई थी और इन्हें ही अपने क्षेत्रों से भू राजस्व इकट्ठा करके कंपनी को देना होता था। यदि यह किसी कारणवश चूक जाते थे तो इनकी जमींदारी को नीलाम भी कर लिया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, महल। फ्रेंड्स, महल जो था गांव या गांवों का एक समूह होता था, जबकि ब्रिटिश राजस्व दस्तावेजों में इसे राजस्व इकाई के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, महलवारी भू राजस्व व्यवस्था कब और किसके द्वारा लागू की गई थी। फ्रेंड्स, महलवारी भू राजस्व व्यवस्था था वो 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी कि संयुक्त प्रांत में इसे लागू किया गया था और इसमें राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार गांव के मुखिया को सौंपा गया था। इस व्यवस्था में फ्रेंड्स भू राजस्व का दर जो था अस्थायी नहीं होता था, यानी इसे समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता था। इसको फ्रेंड्स 30% भूभाग पर लागू किया गया था, जबकि अस्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर लागू किया गया था और रैयतवारी व्यवस्था लगभग 51% भूभाग पर लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, अंग्रेजों द्वारा दक्षिण भारत में कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी। तो फ्रेंड्स, अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में रैयतवारी व्यवस्था लागू की गई थी और इस व्यवस्था के तहत कंपनी सीधे किसानों से भू राजस्व इकट्ठा करती थी। फ्रेंड्स, इस व्यवस्था के तहत ये माना गया था। फ्रेंड्स, इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में इसलिए लागू किया गया था क्योंकि कैप्टन रीड और मुंडो का ये मानना था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे। इसी कारण दक्षिण भारत में रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। इस व्यवस्था को लागू करने वाले थे कैप्टन रीड और थॉमस मुंडो। इसी कारण इस व्यवस्था को मुंड्रो व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस व्यवस्था को सबसे पहले अलेक्जेंडर रीड के द्वारा टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में सबसे पहले रैयतवारी व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद मुंड्रो के द्वारा यह व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, किसका मानना था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये थे कैप्टन रीड और मुंड्रो, जिनका मानना था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं है, इसलिए वहां पर जमींदारी व्यवस्था को लागू करना सही नहीं रहेगा, इसलिए इन्होंने रैयतवारी व्यवस्था को ही लागू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मुंड्रो का ये मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती के उत्पादन पर जोर दिया था। इसके बाद 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भाग में किसी न किसी फसल के उत्पादन के लिए किसानों को मजबूर करते रहे, क्योंकि इसमें उनका फ़ायदा होता था। बंगाल में फ्रेंड्स पटसन के उत्पादन के लिए किसानों को मजबूर करते थे। असम में चाय, फ्रेंड्स आज भी बंगाल में पटसन और असम में चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास और मद्रास में चावल के उत्पादन पर अंग्रेज ज़्यादातर किसानों को मजबूर करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कलमकारी छापा। फ्रेंड्स ये जो छापा है आंध्र प्रदेश में प्रचलित था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, विलियम मॉरिस कौन थे? तो फ्रेंड्स विलियम मॉरिस जो थे ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नील का पौधा मुख्य रूप से किस प्रकार के इलाकों में उगता है? तो फ्रेंड्स ये उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि बोर्ड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्रों में उगता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन सा देश कहाँ पर नील की खेती करता था। तो फ्रेंड्स कैरिबियाई द्वीप समूह सेंट डोमिंगो में फ्रांसीसी लोग नील का खेती करते थे। ब्राज़ील में पुर्तगाली लोग, जमैका में ब्रिटेन, वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करते थे। और ये जो पॉइंट है फ्रेंड्स, सीटेट के एग्जाम में मैच ऑफ द फ्लोइंग में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी। इसका क्या कारण था? तो फ्रेंड्स 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी। इसका सबसे प्रमुख कारण था इंग्लैंड में औद्योगिकरण के कारण कपास के उत्पादन में वृद्धि। इसके अलावा वेस्ट इंडीज और यूएसए से नील की आपूर्ति बंद होना भी भारतीय नील की मांग में बढ़ोतरी का सबसे प्रमुख कारण था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा जो था फ्रेंड्स 30% था, वहीं 1810 में बढ़कर 95% हो गया था। और इसका कारण हम लोगों ने ऊपर देखा है कि क्यों भारतीय नील की मांग बढ़ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 1792 में फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा को खत्म कर दिया था और इसी कारण कैरिबियाई द्वीपों में नील की खेती ठप हो गई थी और भारतीय नील की मांग बढ़ने का ये भी एक प्रमुख कारण था। फ्रेंड्स 1792 में फ्रांस ने उपनिवेशों में दास प्रथा समाप्त की थी, जबकि पूर्ण रूप से फ्रांस में 1848 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन कौन से हैं? तो वो था नीज और रैयती। फ्रेंड्स नीज व्यवस्था के तहत बागान मालिक जो थे खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे, या तो वो ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर लेकर मजदूरों से नील की खेती करवाते थे। नीज व्यवस्था की समस्या ये थी फ्रेंड्स कि ये जो है उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। खेती के लिए बड़े बड़े भूखंडों की इसमें आवश्यकता पड़ती थी और इसके तहत नील के पैदावार वाली ज़मीन 25% से भी कम थी। ये नीज खेती व्यवस्था का समस्या था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, रैयती व्यवस्था के तहत कर्जा लेने वाले रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी? तो फ्रेंड्स रैयती व्यवस्था के तहत जो भी कर्जा लेते थे उन्हें 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बीघा। फ्रेंड्स बीघा जो है ज़मीन की एक माप होता था। बंगाल में अंग्रेज़ों ने इसका क्षेत्र करीब 1/3 एकड़ तय किया था। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नील विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स नील विद्रोह जो था मार्च 1859 ईस्वी में हुआ था और ये विद्रोह बागान मालिकों के खिलाफ हुआ था। फ्रेंड्स इसमें रैयत, जमींदार और मुखिया और महिलाएं शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, किसने 1859 में एक नोटिस जारी कर कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? तो फ्रेंड्स वो थे एस्ले इडन ने 1859 ईस्वी में एक नोटिस जारी किया और उसमें कहा कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स नील आयोग के अध्यक्ष W.S. सीटन कौर थे।
नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो बैप्टिस्ट क्लबात क्या था? तो फ्रेंड्स यह एक फ्रांसीसी मिशनरी था जो कि 18वीं सदी में कैरेबियाई द्वीपों का दौरा किया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।